कैसे हैं साथियों। स्वागत है आपका तक्षशिला में। देखिए, इकोनॉमी की क्लासेस अपन लोग पढ़ रहे हैं और इकोनॉमी में हम लोगों ने आरबीआई जो था और आरबीआई से रिलेटेड उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, मौद्रिक नीति थी, उसका अध्ययन हमने लास्ट क्लास में करा था। देखिए, सबसे ज़रूरी ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो दो तीन तीन बातों पर अगर हम ध्यान रखें, यानी कि देखो मुझे ऐसा लगता है, इसके पहले तो हम लोग इंक चेंज करते हैं, देखते हैं, ये रेड करते हैं इसे। ठीक है, देखो ठीक है, मुझे दोस्तों ऐसा लगता है भाई कि तीन स्टेप होता है कि सरकारी नौकरी को पाने के। पहला होता है सिलेबस, यानी कि आपने किसी स्टैंडर्ड बुक से सिलेबस किया हो। उसके बाद होते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और उसके बाद तीसरा स्टेप होता है रिवीजन। यदि हम इन तीन स्टेप्स को कर लेते हैं तो हमारी संभावना ज़्यादा है, प्रबल संभावना है कि कहीं ना कहीं पेपर हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो उसी में देखिए आरबीआई और उससे संबंधित मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको पढ़ाई थी, तो वहीं पे हम लोग, मैं अभी पेपर में आए हुए कुछ सवाल हैं आरबीआई से संबंधित, वो मैं आपको करा रहा हूँ। इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। साथ ही साथ देखो दोस्तों, ऐसा होगा कि मान लीजिए जैसे जितने भी मैं सवाल कराऊंगा तो उनमें से कुछ सवाल तो आपको आते होंगे और कुछ सवाल होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। ठीक है, जो सवाल आपको नहीं पता है या जो भी बात आप नहीं जानते, उस बात को आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, ताकि भविष्य में जब आप कभी रिवीजन करो अपना, तो वहाँ रिवीजन के समय आप उन बातों को पढ़ पाओ। ठीक है, तो उसे नोट कर लेना साथ साथ जो सवाल आपको नहीं आता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए, पेपर के सवाल है, पहले यूके ट्रिपल एससी का जो सवाल है, लेटेस्ट पैटर्न में जो सवाल आए हैं उसी को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। सवाल ये था कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करना था। देखो, इसमें आपको सबको पता है बैंक दर जो होती है वो मौद्रिक नीति का हिस्सा होती है, बिल्कुल सही बात है। कर जो होता है वो राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है, ये भी सही बात है। रेपो दर जनसंख्या नीति का हिस्सा नहीं होता है। आपने पढ़ा, बैंक दर आपने पढ़ी, रेपो दर आपने पढ़ी। ये सवाल मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इसमें बैंक दर और रेपो दर का जिक्र किया गया था। और बजट घाटा भी मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं होता। आपने मौद्रिक नीति को ढंग से पढ़ा है, हमने मॉनेटरी पॉलिसी कल बात करी थी, क्या क्या उसमें शामिल होता है वो सब बातें करी थी। तो इसका मतलब 1 और 2 यहाँ पर सही सुमेलित है, इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, 1 और 2 हमारा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। सवाल नंबर 2 जो देखने को मिला था हमें, उसमें भी देखो यहाँ पे करा गया था, जैसे देखो आरबीआई यहाँ दिखाया गया है, तो आरबीआई का काम क्या है, कृषि विपणन सतत विकास नहीं है, बैंक दर निर्धारित करना आरबीआई का काम है। ठीक है, यानी बी का 1 है, और बी का 1 अगर आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पे दिखाया गया है। बाकी आप गरीबी देख सकते हो, सतत विकास है, डब्ल्यूटीओ का काम मुक्त व्यापार करना है, और एमएसपी आपका ये क्या था, ये कृषि जो खरीदारी थी उससे संबंधित था, कृषि फार्मिंग मार्केटिंग से संबंधित था, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई का संबंध किससे, बैंक दर से। बैंक दर को निर्धारित करने का काम किसका है, वो आरबीआई का है। देखिए बैंक रेट, ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल जो हमारा यहाँ पे बच्चे वो ये है कि सूची 1 को सूची 2 से मिला लो। आप सबने पढ़ा, जैसे इसमें मैंने दिखाया गया था कि वैसे पढ़ा तो हमने सारा है। ये 14 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ बच्चे, तो ये आपको याद है कि जनवरी 1949 में इसका क्या करा गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। डी का 2 है, वैसे तो एक ही ऑप्शन में। इसके अलावा अगर आप देखना चाहो, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में हुआ था। 6 बैंकों का फिर आपका 1980 में हुआ था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी 1955 में हुई थी। ये सब बातें आप और मैं सब पढ़ चुके हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक से संबंधित सवाल था तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ कंसिडर करा। मैंने कहा चलो वैसे भी देख लेते हैं। इसके अलावा देखिए, ये सवाल पेपर में आया हुआ है कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसके द्वारा जो रिवर्स रेपो रेट है, आपके दिमाग में आ गया होगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने का परिणाम क्या होता है, यानी आपने रिवर्स रेपो रेट बढ़ाई तो क्या होगा। अच्छा एक बार बताओ, रिवर्स रेपो रेट होती क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि जो आरबीआई है, आरबीआई जो एक्स्ट्रा मनी के लिए बैंक को ब्याज देता है, ठीक है, वो रिवर्स रेपो रेट होती है। अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, वैसे आप चाहो तो इसका लॉजिकली भी पकड़ सकते हो कि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी तो बैंक अपना सारा पैसा कहाँ रखेगा, आरबीआई में रखेगा, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा पैसा आ रहा है। इसलिए मार्केट से क्या हो जाएगी, तरलता या मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यहाँ पे चीज़ें घटेंगी। या इसे आप इस तरीके से देख सकते हो, जो मैंने आपको समझाया भी था कि ये सब क्या होते हैं, महंगाई के सापेक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्फ्लेशन के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, यानी जब ये बढ़ता है तो इन्फ्लेशन घटती है, या आप इसे ऐसे कह लो कि सारा पैसा कहाँ जाएगा, वापस आरबीआई में जाएगा। और इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है, यानी कि रिड्यूसिंग लिक्विडिटी एंड डिमांड,
अब डिमांड क्यों घटेगी? क्योंकि जब पैसा बैंक क्या करेगा, वो बाजार में कम देने की बजाय, अब देखो इसमें कई सारे लॉजिक होते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि बैंक है तो बैंक को एक सिक्योरिटी चाहिए, अगर वो आरबीआई के पास अपना पैसा रखेगा तो वो सिक्योर है। अब पब्लिक को देने में नुकसान ये होता है कि वो वापस आए ना आए, वो भी कब पंगा होता है, क्योंकि कई बहुत लंबा हिस्सा किसमें होता है, हमारा एनपीए में होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, अगर बाई चांस हमारा रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा कि बैंक अपना सारा रुपया आरबीआई डालेगा, और आरबीआई अगर डालने के बाद वो पैसा बाजार से कम होगा, लिक्विडिटी घटेगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो उसकी डिमांड भी घटेगी। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब जो हमारा है वो क्या है, वो तरलता तथा मांग में कमी यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, रिड्यूसिंग लिक्विडिटी एंड डिमांड। नेक्स्ट दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है। ठीक है, देखिए हमने मौद्रिक नीति पढ़ी, उसका कौन सा साधन नहीं है, ये शायद पेपर में आया था, ईओ के पेपर में सवाल आया था, शायद ईओ के पेपर में सवाल आया था उत्तराखंड में। देखिए कौन सा नहीं है, सीआरआर है मौद्रिक नीति का हिस्सा, एसएलआर है, और ओपीओ बताया था मैंने, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ की बात करी थी हमने, लेकिन एसडीआर कोई हमने चीज़ नहीं पढ़ी थी। तो एसडीआर कोई भी यहाँ पर ओपन इसका हिस्सा नहीं होता, किसका, मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, देखिए रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश नामक एक आयोग द्वारा की गई थी। यानी कि रिजर्व बैंक या एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश किसने करी थी? यदि आपने क्लासेस पढ़ी हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि हिल्टन यंग कमीशन बना था कब, 1926 में, जिसको शाही कमीशन भी कहते हैं। इसी ने एक सिफारिश करी थी आयोग बनाने की, तो इसका सही जवाब क्या होगा, हिल्टन यंग आयोग होगा। देखिए सवाल एसएससी सीजीएल 2024 में आया था। लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क FITF भारत में डैश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में हुई संशोधन के बाद लागू किया गया। देखो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट आया था 1934 में, आप सभी को पता है, उसमें संशोधन करा गया और उसके बाद भारत में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क FITF को यहाँ पर लागू किया गया था। तो ये सवाल अच्छा सवाल है, आप लोगों अपनी कॉपी में चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और ये कब की बात है, ये बच्चे 2016 की बात है। ये सवाल मतलब इसका सही जवाब क्या है, 2016 है। और ये सवाल भी एसएससी सीजीएल 2024 में आया है। अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए जो भी चीज़ आपको नहीं पता है उस चीज़ को आप तुरंत क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर देंगे। यह वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक यानी कोई कमर्शियल बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेता है। यानी किस रेट पे उधार लेते हैं हम लोग बच्चे, वो रेपो रेट पे उधार लेते हैं। यानी कि आरबीआई रेपो रेट पे वो पैसा उधार देता है किसी भी कमर्शियल बैंक को। ठीक है, जैसे मैंने आपको एसबीआई का उदाहरण लेकर समझाया था, तो वैसे ही कुछ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रेपो दर होगा। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR की गणना प्रत्येक बैंक की दर के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो दोस्तों मैंने बताया था कल आपको, NDTL यानी CLR कितना होगा, वो NDTL के तहत निर्धारित करा जाता है। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध मांग और समय देनदारियाँ। ठीक है, ध्यान रखना। वह ब्याज की दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी लघु अवधि की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेता है, तो किस नाम से जाना जाता है, बैंक दर से। ठीक है, उसे बैंक रेट कहते हैं। ये सवाल भी आपने कल पढ़ा था कि बैंक रेट किसे कहते हैं। देखिए सवाल जब आप करते हो ना दोस्तों, तो आपको एक्चुअल पता चलता है कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है। केवल थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने से कुछ होता नहीं है। आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि सवाल पूछते कैसे हैं, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो बहुत बच्चे गलती यही करते हैं कि वो उसके PYQ या MCQ देखते ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो आप सभी जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का ये काम है। ठीक है, यानी कि आरबीआई ये काम करता है। भारत में CRR द्वारा तय किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय किया जाता है CRR। देखिए कितने आसान सवाल है। यानी कि CRR कौन तय करता है, हमने कल पढ़ा था। CRR कौन तय करता है, आपका आरबीआई करता है। और SLR भी कौन तय करता है, ये भी आपका आरबीआई तय करता है। वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक लिक्विडिटी ये आपका LAF होता है, एडजस्टमेंट फंड होता है, ये के तहत 5 सरकारी प्रतिभूतियों के संपर्शिक के खिलाफ बैंकों से तरलता को अवशोषित करते हैं। तो ये यानी कि आपका रिवर्स रेपो दर है। ठीक है, और ये एक तरीके से जोड़ होता है रिवर्स रेपो दर और रेपो रेट का, तो उन दोनों का मिला जुला संगम LAF में देखने को मिलता है। तो आप इसका सही जवाब लगा सकते हैं, आपका रिवर्स रेपो रेट।
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों? आपको पता है कि 1 जनवरी 1949 में भारतीय जो रिजर्व बैंक है आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था। राष्ट्रीयकरण से क्या मतलब होता है मैंने आपको ये भी समझाया था और आई थिंक आपको पता भी होगा ही जरूर। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है मेरे भाइयों कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निर्देशों में 10 सरकार द्वारा नामित निर्देशक, 2 सरकारी अधिकारी और आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 निदेशक शामिल होते हैं। आरबीआई बोर्ड में सवाल ये है, आरबीआई बोर्ड में अधिकारियों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों आरबीआई का जो बोर्ड होता है उसमें अधिकारियों का कार्यकाल होता है आपका 4 वर्ष, ठीक है। तो ये 4 ईयर तक आपके अधिकारी यहाँ पर नामित होते हैं। रिजर्व बैंक स्टॉक कॉलेज कहाँ स्थित है? देखिए ये कॉलेज आपका चेन्नई में स्थित है दोस्तों, ठीक है, चेन्नई में है। और चेन्नई किस में है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं। कहाँ पे निर्धारित किए गए हैं भैया? केवल एक ही अधिनियम है 1934, उसी में, यानी आरबीआई एक्ट आपका क्या है 1934 है, उसी में इसको अधिनियमित किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसके लिए हम फेमा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है हमारी, जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी 1999 में ये आया था, ठीक है। भारत में अंतिम ऋणदाता कौन होता है, यानी कि सबसे लास्ट में लोन देने वाला कौन है? वो आरबीआई है। अंतिम ऋणदाता आरबीआई होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? देखो कौन सा कमर्शियल बैंक नहीं है? पंजाब बैंक को महाराष्ट्र कमर्शियल है, पंजाब नेशनल बैंक कमर्शियल है, भारतीय स्टेट बैंक कमर्शियल है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ये बैंकों का बैंक है, ये पब्लिक में डील नहीं करता है। आरबीआई अधिनियम छोटा कर देगा। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार निम्नलिखित कार्यों को केंद्रीय बैंक के कार्यों के रूप में वर्णित किया गया है। बैंकिंग कार्य बिल्कुल आरबीआई करता है, सलाहकार कार्य करता है, पर्यवेक्षी कार्य करता है और विज्ञापन संबंधी कार्य ये भी करता है, ठीक है। चारों काम कौन करता है? आरबीआई करता है। तो इसका सही जवाब क्या है? 1 2 3 4, यानी कि सारे काम आरबीआई के जो एक्ट हैं उसमें लिखे गए हैं। और ये भारत का लीड बैंक है, इसलिए भारत की मुद्रा है, भारत की इकोनॉमी का विज्ञापन करना भी किसका जिम्मा है? रिजर्व बैंक का ही जिम्मा है। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई कब स्थापित किया? देखो आरबीआई बना 35 में, तो 35 के समय इसका जो हेड ऑफिस था वो कहाँ था बच्चों? वो आपका कोलकाता में था। फिर अगर आपको याद हो तो 1937 में हमने इसको ट्रांसफ़र करा था कहाँ? मुंबई के अंदर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1937 इसका सही जवाब होगा। भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे पर दिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक कौन सी? यानी जब नोट छपते हैं तो किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? अच्छा सवाल है, पेपर में आ गया तो बेहोश हो जाओगे दोस्तों। तो इसलिए कह रहा हूँ तैयारी अभी करिए। तो उसके लिए हम इंटेंग्लियो जो प्रिंटिंग होती है इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये सवाल आज मैंने आपसे यूट्यूब पर पूछा भी था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? देखिए इंदिरा गांधी नहीं है, शास्त्री जी नहीं है, नरसिम्हा राव नहीं है, तो बचे कौन? आपके अकेले मनमोहन सिंह, हमारा सही जवाब है, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे जो हमने कवर किए, जो आरबीआई से संबंधित थे, आपने देखे। और आई थिंक मुझे लगता है कि आपने सवाल करे भी होंगे। देखो इसमें दोस्तों सीधी सीधी बात है, अगर आप कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहा है या आप उस विषय पे नहीं जानते तो उसे अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा, ताकि भविष्य में आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। इसके बाद हमारी जो क्लास आएगी वो अगली क्लास होगी, उसमें हम मनी पढ़ने वाले हैं। M0 M1 M2 क्या होता है, ये सब मनी कौन कौन सी मनी होती है, उसी को हम लोग निपटा देंगे, ठीक है। लगातार पढ़ाई करिए बस आप लोग, और मेहनत से पढ़िए, ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, खूब मेहनत करिए। और देखिए क्लासेस आप कोशिश करिए भाई कि समय से पहले अगर हम ख़त्म कर सकते हैं तो वो हो जाए, वरना परेशान होंगे, क्योंकि जब पेपर आएगा ना तो बहुत समस्या होने वाली है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।